प्रणाम, मैं अवधेश विद्यालंकर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपकी अपनी पाठशाला में। मैं आपके बीच में ऐसे कुछ व्यक्तित्व लेकर के आता हूँ जिनको पढ़ कर के, जिनको सुन कर के, जिनको जान कर के आपको उत्साहवर्धन भी होता है और एक लक्ष्य जो आपने चुना है उसको बुनने का रास्ता भी मिलता है। कैसे उस लक्ष्य पर, कैसे उस पथ के पथिक बन सकते हैं आप, कितना उसके लिए परिश्रम करना होता है और कैसे परिश्रम करना होता है। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व मेरे साथ हैं, आशीष। आप में से बहुत सारे लोगों ने आशीष का नाम पहले सुना होगा। इस पाठशाला के बनने में जितना योगदान मेरा है उससे कहीं ज़्यादा योगदान आशीष का भी है। आपने बहुत सारी ऐसी पीपीटी देखी होंगी जो इन्होंने ही बनाई हैं, मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा भी की है। तो आशीष मेरे साथ हैं। आशीष ने इसी पाठशाला की सारी कंटेंट बनाते हुए, इस अपनी पढ़ाई करते करते और केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक के रूप में आशीष ने ज्वाइन किया है। आशीष, आपका स्वागत है, आपकी पाठशाला पर आपका स्वागत है। आशीष, अपने बारे में बताइएगा, आपका परिचय, और फिर मुझे आपकी केंद्रीय विद्यालय की यात्रा जाननी है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशीष है, भैया ने बताया अभी। और कभी ऐसा मौका नहीं आता कि भैया को मैं सर कहूँ, लेकिन 2016 से हम लोग साथ हैं। पहले एक साथ रहे, एक साथ पढ़ाई करी, उसके बाद अलग अलग फील्ड में चले गए। मैं भैया के साथ मिलकर के पहले काम करता था, पीपीटी वगैरह जो भी था भैया ने बताया सारा। उन चीज़ों को जब शुरू में नया नया पढ़ाना शुरू किया था अड्डा पे, तब हम लोग साथ मिल करके एक ही जगह रह करके भैया को पढ़ाना होता था। दिन में 4-5 क्लास लेनी है और मुझे पीछे रह करके उस कंटेंट को तैयार करना है। उसमें बहुत सारी मेहनत लगी और मेहनत के साथ साथ उसमें पढ़ाई भी हुई। कोई कंटेंट बनाना है तो वो अपने आप तो दिमाग में आता नहीं है, पढ़ना पड़ता है, पुस्तकें खंगालनी पड़ती हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं। उन सब से देख करके हमने कंटेंट बनाया, उससे हमारी तैयारी हुई और फिर ये 2022 वाली जो वैकेंसी आई थी केंद्रीय विद्यालय की, उसमें हमने ज्वाइन किया था। आशीष, आप कहाँ से हैं, आपका परिचय, आपकी पृष्ठभूमि और कैसे आपकी केंद्रीय विद्यालय की यात्रा शुरू हुई है? किनको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि ये यात्रा आपकी हुई है केंद्रीय विद्यालय तक की? मैं उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के डुढार गांव से हूँ और पढ़ाई पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र से हुई है 9वीं से 12वीं तक। उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीए और एमए दोनों वहीं से किया है। लेकिन बीए के बाद पहले बीएड करी थी और बीएड हुई थी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदव्यास कैंपस से, जो हिमाचल में है, 2019 से 21 तक। उसके बाद एमए हुई है 23 तक और 23 के बाद ही ये वैकेंसी आई थी। तो लगभग नवंबर 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, नवंबर-दिसंबर में। और प्रेरणा ग्रुप में देखते बहुत दिनों से इच्छा थी मन में कि अध्यापक बनना है, क्योंकि मेरे घर में पहले से 2-3 लोग थे जो आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, दिल्ली पुलिस में है, कजन्स हैं। लेकिन कोई अध्यापक लाइन में कोई नहीं था, घर से क्या कोई गांव से नहीं था। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं पहले अध्यापक लाइन की तैयारी करूंगा और एक दिन टीचर बनेंगे। अच्छा, पहले उम्मीद थी कि गणित का टीचर बनेंगे, लेकिन वो थोड़ी लाइन उसमें दिखा कि कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं और भैया संस्कृत के थे, एक फील्ड अच्छा मिल गया था, एक साथी अच्छा मिल गया था। तो फिर हमने गणित से जो है संस्कृत विषय की तरफ आए और फिर इसमें सफलता मिली। ठीक है आशीष, मुझे आपसे केंद्रीय विद्यालय को लेकर के जानना है। आपने आवेदन किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे करके फिर आपका साक्षात्कार हुआ। कितने आपके कुल अंक थे और साक्षात्कार को लेकर के आपसे क्या क्या पूछा गया था? साक्षात्कार के बारे में बताइएगा आपने। एग्ज़ाम जो हुआ था, जैसे अमित भाई ने बताया कि 180 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें जो 80 नंबर थे वो फर्स्ट पेपर था, उसमें लगभग 44 नंबर थे 80 में से। संस्कृत में 100 में से 98 नंबर थे और ये 142 नंबर मेरे होते हैं। ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। फिर जब इंटरव्यू की बात आई तो मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू में मेरे कम से कम मुझे 50 नंबर चाहिए किसी भी हाल में। 50 नंबर नहीं आएंगे तो हो सकता है मैं मेरिट से बाहर हो जाऊँ। और इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें जैसे भैया ने बताया, पूछा कि कुछ प्रश्न मैं बता पाऊँ। उसमें सबसे पहली बात ये थी, उन्होंने परिचय पूछा। सबसे वो लोग यही पूछते कि अपना परिचय दो, आप हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, क्या पढ़ के आए हो, वो सब बताओ उनको। तो परिचय अपना दिया, मैंने हिंदी में दिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं हिंदी में बात करूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल था। तो मैं चाह रहा था कि मैं हिंदी में बात करूँगा। उन्होंने बोला कि नहीं, संस्कृत में परिचय दो। तो मैं पहले से याद करके गया था, उसको वहाँ बता दिया, संस्कृत में परिचय दिया अपना। उसके बाद उन्होंने नाम का अर्थ पूछा। नाम का अर्थ पूछने के बाद बोला कि क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया कि मैं सामान्य संस्कृत पढ़ के आया हूँ। ये मैंने उन्हें जता दिया था कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं सामान्य संस्कृत पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने बोला, मैडम थी एक, वो बोली कि मैं सामान्य ही पूछूंगी। और फिर उन्होंने संधि के, समास के, प्रत्यय के कुछ सामान्य प्रश्न पूछे और उसके बाद एक उनके साथ एक बैठे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, एक जो परफॉर्मा आता है हमारे पास इंटरव्यू के लिए, उसमें पहले भरना होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या पढ़ के आया हूँ, मार्क्स वगैरह उसमें भरने पड़ते हैं। तो जहाँ मैंने अपने मार्क्स भरे हुए थे
10वीं के और 12वीं के, वहाँ स्कूल का नाम लिखने की जगह नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कोने में लिख दिया था गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ऊपर परसेंटेज लिखी और नीचे लिख दिया कोने में गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ताकि उनके पास संदेश जाए कि मैं एक अच्छी संस्था से पढ़ के आया हूँ। वो उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन मैंने उनको बता दिया। उसके बाद फिर जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसके ऊपर ही 2 से 3 मिनट चर्चा हो गई। आचार्य जी के बारे में पूछा गया, देवव्रत जी कब कहाँ हैं, वो जब आप पढ़ते थे गुरुकुल में तब वो गुरुकुल में थे या नहीं थे, वो सब चर्चा हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि बीएड में आपने क्या सीखा। ठीक है, आपने बीए कर ली है, आप बीएड करने गए हो, अध्यापक की ट्रेनिंग लेने गए हो एक तरह से, तो आपने बीएड में क्या सीखा है और आपके अंदर क्या परिवर्तन आया। तो फिर उनको जो उत्तर था मैंने दिया। अभी एग्जैक्ट उत्तर तो मुझे ध्यान नहीं है क्या दिया था, लेकिन शायद मैंने ये बोला कि सर पढ़ाने की जो टेक्निक्स होती हैं, हमें तो सिर्फ ये पढ़ा है कि हमें पढ़ाना है किसी को तो उठो मुँह उठा के चले जाओ, वैसे कुछ भी पढ़ा दो, जो तुम्हें पता है बता दो, बस। वो पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाने का मतलब ये है उसकी विधि होती है, प्रॉपर हर चीज़ की विधि होती है। संधि समाज पढ़ाने की अलग विधि है, श्लोक पढ़ाने की अलग विधि है, गद्य आपको पढ़ाना है उसकी अलग विधि है। तो वो सारी विधियाँ मैंने सीखी थी, ये मैंने उनको बताया। फिर उससे अलग उन्होंने और 2-4 प्रश्न पूछे, जैसे पाठ योजना के बारे में पूछा। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि सर मैंने पाठ योजना के बारे में मैंने नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि पाठ योजना क्या होती है। बीएड में गया तो मुझे पता चला था। तो उन्होंने पाठ योजना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर दिया। फिर बोले कि ठीक है, कुछ पढ़ा के दिखाओ। अब प्रश्न ये था कि क्या पढ़ाएं। मैंने पूछा सर कोई टॉपिक बताइए। बोले पुस्तक रखी है, जो आपको पढ़ाना है पढ़ा दीजिए। पुस्तकें में वहाँ 6ठी से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी रखी थी। सबसे ऊपर 8th क्लास की पुस्तक थी, तो मैं जो ऊपर रखी थी उसी को उठा लिया। बीच में से निकालेंगे तो वो लोग छाँटेंगे, देख लेंगे कि भाई छाँट के पढ़ाया तो मतलब 10वीं की नहीं पढ़ा पाएगा, 9th की नहीं पढ़ा पाएगा। तो मैंने ऊपर 8वीं की रखी थी, उसी को उठाया। उसमें एक पार्ट था, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते उसका इंट्रोडक्शन दिया पाठ का। ऊपर लिखा था पाठ का नाम, जैसे ही बोर्ड पे लिखा तो बोर्ड पे नाम लिखते उन्होंने उस नाम में से 2 प्रश्न पूछ लिए। उसमें एक संधि थी, दीर्घ संधि, और एक प्रत्यय का प्रश्न था कि बताओ इसमें संधि कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, वो पूछा। उसके बाद बोला कि ठीक है आ जाओ। उसके बाद बिठाया। फिर दोबारा उन्होंने मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे और फिर बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया। और जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मुझे लग गया था कि पॉजिटिव है सर, और अगर दूसरों लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना, कॉम्पिटिशन है, केवल अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग भले ही कितना अच्छा कर ले, अपना 100% दे, अगला कोई दूसरा व्यक्ति है वो 110% दे के बैठा है तो उसका हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना दिया था, तो मैं अपने इंटरव्यू से संतुष्ट था और मुझे लग रहा था कि मेरे 50 नंबर आ जाएंगे, और वो आ भी गए और फिर मेरिट में नाम दिख गया। ये आशीष की केंद्रीय विद्यालय की यात्रा है, और मुझे बड़ा गौरव इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने देखा है आशीष को रात भर काम करते हुए, पढ़ते हुए और बहुत सारा कंटेंट तैयार करते हुए। आशीष का ये भी कहना है कि बहुत ऐसा नहीं है कि आशीष ने बहुत ज़्यादा कुछ अलग से कुछ किया हो। आशीष ने बस इतना किया है कि अपने पूरे पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा है। मैं पूरी यात्रा जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। आशीष, पहली ज्वाइनिंग पे वेतन कितना मिलता है जब केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हैं? तो आपकी पहली सैलरी कितनी आई थी? एक्चुअली मेरी पहली सैलरी जो थी वो महीने की पूरी नहीं आई थी, क्योंकि मैंने 8 दिसंबर को ज्वाइन किया था। तो 8 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक के जितने पैसे बनते थे वो आए थे। लेकिन मैं हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है और इसमें लेवल 7 है, तो उसकी 1 महीने की सैलरी जो आपकी पहली बनती है वो 66,000 रुपये बनती है। तो दिसंबर का मेरा वेतन पूरा नहीं आया था, लेकिन जो दूसरा वेतन था वो पूरा आया था, 66,000 पूरा आया था। उसमें 200-300 ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। उसके बाद लगभग 80,000 रुपये तक का मुझे आपने बताया कि 80,000 रुपये लगभग सैलरी जो बनती है वो कब बनती है? वो जैसे ओवरऑल सैलरी जो होती है वो तो बन जाती है 80 के आसपास। मैं शायद ओवरऑल सैलरी 81 थी, 81-82 थी। हाँ, उसमें से कट जाता है 12-13 या 15,000 रुपये के आसपास कट जाता है। वो सब कटने के बाद वो 66 मिलता है। और अभी जैसे ये बढ़ करके 92 के आसपास हो गया। वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रोस सैलरी बोलते हैं। ग्रोस सैलरी 92 हो गई। कितना मुझे 1.5 साल शायद मुझे हुआ अभी, लेकिन वो 92 ग्रोस सैलरी हो गई। और उसमें से 19 या इतना कटता भी है, 17-18 हज़ार। आशीष जल्दी लखपति होने वाले हैं। आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अगर परिश्रम करेंगे तो आपको ये अवसर मिलते रहेंगे। ये कोई बहुत ऐसा काम नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से करना होगा। बस अपने दृढ़ संकल्प के साथ आपको सही मार्गदर्शन में काम करना होगा, सही रास्ते को चुनाव करके आपको अपना काम करना होगा। आशीष, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के आपसे मुझे एक प्रश्न ये पूछना है, संस्कृत के विद्यार्थी कितने होते हैं एक कक्षा में और किस किस कक्षा को आप पढ़ाते हैं? क्या आसान है केंद्रीय विद्यालय की नौकरी करना? पूरी ओवरऑल आपकी पूरी नौकरी के बारे में बात करें या फिर परिदृश्य के बारे में बात करें तो क्या चुनौतियां भी हैं आपके पास?
देखिए, नौकरी कोई भी हो आसान तो नहीं होती है। जब तक नई नौकरी लगती है तब तक हम सब सोचते हैं कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, कहीं मिल जाए, अंडमान निकोबार हमें भेज दें, हम नौकरी कर लेंगे। लेकिन जिस दिन जॉइन करोगे उस दिन नौकरी में जो काम मिलेगा आपको, काम से बचने के बहाने ढूंढते फिरोगे। और ये सब करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं भी, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, व्यक्ति जो है काम से बचने के बहाने ढूंढता है। वो चाहता है कि मेरा काम जितना सरल हो सके मैं सरल करूँ, है ना। लेकिन जहाँ तक संस्कृत को लेके बात है, जैसे मेरे विद्यालय में जब मैं गया था तो 6 महीने से वहाँ संस्कृत का टीचर नहीं था, और बच्चों को लग गया था कि ये फालतू सब्जेक्ट है, टीचर कोई आता नहीं है, पीरियड खाली रहेगा, खेलो कूदो मस्ती करो, और उनका ध्यान जो है एकदम संस्कृत से हट गया था। 9वीं क्लास में केवल 3 बच्चे संस्कृत में थे, जो ऑप्शन होता है संस्कृत और हिंदी में, तो बाकी सब बच्चे हिंदी में चले गए, और 9वीं क्लास में 3 बच्चे केवल थे। 10वीं क्लास जो थी उसमें कोई संस्कृत में नहीं था। पूछा मैंने बच्चों से कि संस्कृत क्यों नहीं लिया, तो बोले कि सर टीचर ही नहीं थे, हमने पहले लिया था फिर बाद में छोड़ दिया। अच्छा, तो ये सब था। लेकिन बच्चों में अगर हम उनको ढंग से पढ़ाएं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे उदाहरण दे करके समझाएं, क्योंकि इंटरेस्ट किसी के अंदर पैदा करना है तो वो अध्यापक के हाथ में है ना। जो अध्यापक है उसके हाथ में है कि हमें इंटरेस्ट बच्चों में कैसे पैदा करना है। आप सब्जेक्ट को रुचिकर बना करके पढ़ा सकते हो। जैसे ऐसे ही कोई आपको कोई छोटी मोटी कोई सब्जी खाने को दे दे, है, करेला कोई ले आए ऐसे ही खाने को दे दे, तो खाओगे? नहीं खाएंगे। लेकिन उसको बढ़िया से प्याज वगैरह में छोंक लगा के कोई देगा तो सब लोग खाते हैं। इसलिए वो स्वादिष्ट बना के देना होता है, भोजन परोसना होता है ना बना करके, तब उसको लोग खाते हैं। ऐसे ही अध्यापक को भी जो विषय है उसको सरल करके समझाना होता है, सरल करके बच्चों के दिमाग में उतारना होता है। चाहे वो खेल के माध्यम से उतारें, चाहे लेक्चर विधि तो अब जो है ख़त्म हो गई है लगभग केंद्रीय विद्यालय से। लेक्चर दे करके आप विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हो। आजकल के जो बच्चे हैं वो जेन जी इनको बोलते हैं, और ये बहुत कुछ आपसे आगे का जानते हैं। मोबाइल में जो सेटिंग आप नहीं जानते और जान भी नहीं सकते वो लोग जानते हैं। आप जो पढ़ाना चाह रहे हो क्लास में खड़े होके, वो पहले से चैट जीपीटी है, गूगल है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। आप ज्ञानी बन करके वहाँ जाओगे तो फेल हो जाओगे क्लास में। क्लास में जाना है तो आपको एक अच्छा बच्चों का दोस्त बन के जाओ, और एक कहते हैं कि उनको पढ़ाई का वातावरण आप बना सको क्लास में, क्योंकि बच्चे आप अपने आप नहीं बनाएंगे पढ़ाई का वातावरण, वो आपको बनाना पड़ेगा। आप वातावरण दे दो उनको एक बार, फिर वो अच्छे से पढ़ते हैं। और संस्कृत में भी यही है, जैसे हम गए तो पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। अब बच्चों की संख्या जो है 9वीं और 10वीं क्लास में वो बढ़ रही है। पहले कम थी, 2-3 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ रही है, और हम मेहनत करेंगे तो लगातार बढ़ेगी। 8वीं क्लास में बच्चे। चुनौतियाँ ऐसी हैं जो बच्चों को लेकर के आप या केंद्रीय विद्यालय में देखते हैं, या और क्या ऐसा ठीक है? एक चुनौती, थोड़ी सी चुनौती एक ये आती है कि केंद्रीय विद्यालय में 3 कालांश है संस्कृत के, और उसमें सिलेबस जो है उसको हम पूरा कराते हैं, पूरा हो भी जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत का सिलेबस है, विषय जो है थोड़ा आसान है, मैथ की बजाय, साइंस की बजाय, इंग्लिश के बजाय संस्कृत थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे मैं अभी बंगाल में हूँ, और बंगाल में जो संस्कृत का कल्चर है वो उतना परिचय नहीं है संस्कृत से, लेकिन बंगाली भाषा के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में मिलते हैं हमें। जैसे पायस एक शब्द है, पायस हम खीर को बोलते हैं, और बंगाली भाषा में सेम शब्द है एकदम, पायस खीर को ही बोलते हैं। तो वहाँ से अगर जोड़ के हम पढ़ाते हैं बच्चे को कि देखो संस्कृत तुम्हारे जैसी ही है, वो इतनी आसान है जितनी आसान बांग्ला है, तो वो सीखता है बच्चा। और अगर उसको सिखा दें कि संस्कृत जो है कोई पुरानी लैंग्वेज है, दूसरे ग्रह से कोई आई है भाषा, या बहुत हार्ड लैंग्वेज है, इसका व्याकरण इतना हार्ड है, ये है वो है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा मोटिवेट बच्चे को करेंगे तो फिर वो नहीं पढ़ता है। ठीक बात है। आशीष ने बताया कि चुनौतियां तो कहाँ नहीं होती हैं। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन से देखते हैं कि आपको 6ठी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ अलग तरह की चुनौती होती है, फिर हर कक्षा में हर स्तर पर चुनौतियां हमें मिलती हैं, और जीवन चुनौतियों से आगे बढ़ के संघर्ष को करके और उन चुनौतियों पर विजय पाने का नाम जीवन है। आशीष भी यही बात आपको बता रहे थे कि विषय को बहुत सरस करके अगर परोसा जाए तो विद्यार्थी उनसे जुड़ते ही हैं, और एक बहुत अच्छा कार्य अपने विद्यालय में कर रहे हैं। आशीष विद्यार्थियों को बहुत मन से पढ़ाते हैं, और बच्चों के भी और अध्यापकों के भी सबके चहेते आशीष हैं, हम सबके चहेते आशीष है। और आपको आशीष की यात्रा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आशीष, कोई और विशेष बात या करें समापन? विशेष बात तो नहीं है, बस यही है कि जैसे हम लोग अध्यापक बने हैं, पहले मेहनत करी थी, पढ़ाई करी, अब बन गए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप लोग जो दर्शक हैं और जो चैनल को लगातार देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, होमवर्क वाला जो आपका ग्रुप है मैं उसमें हूँ, और मैं देखता रहता हूँ कि कुछ बच्चे, कुछ साथी जो होमवर्क भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, एक दिन आएगा। अटल जी की पंक्तियाँ है ना कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।
ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी करके लगे हाथ। चलिए, आपको कैसी लगी आशीष की यात्रा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते रहेंगे, ऐसी यात्रा आपके सामने फिर प्रस्तुत करते रहेंगे। मेरा काम है आपको उदाहरण दे करके और सिद्धांत समझाना, आपका कार्य है उस पर अनुकरण करना, उसको अपने जीवन में अपनाना। फिर आप में से किसी के साथ साक्षात्कार कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।